उत्तर प्रदेश में छठवें चरण का मतदान संपन्न हो गया है और 5 बजे तक का वोट प्रतिशत सामने आ चुका है। आपको बता देते हैं 53.31% मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में छठवें चरण में अंबेडकर नगर में 58.68% मतदान हुआ है। बलिया में 51.74% मतदान हुआ है। बलरामपुर में 48.41% मतदान हुआ है। और वहीं इसी के साथ बस्ती की बात करें तो बस्ती में 54.07% मतदान, देवरिया में 51.51% मतदान हो चुका है। गोरखपुर में 53.86% मतदान, कुशीनगर में 55.01% मतदान, महाराजगंज में 57.48% मतदान हो चुका है। शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा जो हम आपके सामने रख रहे हैं। संत कबीरनगर में 51.14% मतदान, सिद्धार्थनगर में साथ ही साथ आपको बताएं कि 49.83% मतदान हुआ है। ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो देखिए ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है और इस प्रतिशत पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 बजे तक का जो प्रतिशत सामने आया वो क्या बयां कर रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है। खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आपको बताएं कि मनीष शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। सर बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। और इसी के साथ ही वीरेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर नेटवर्क 10 पर। और सबसे पहले मनीष जी देखिए आंकड़ा 5 बजे तक का सामने आ चुका है। जिस तरीके से हमने इससे पहले भी चर्चा की थी, शाम 5 बजे तक का प्रतिशत 53% से ज्यादा है। सबसे पहले यही आपसे जानना चाहूंगी कि क्या संकेत ये आंकड़ा ये प्रतिशत दे रहा है, क्या टिप्पणी इस पर आपकी। दीपिका जी, अगर पिछले 5 चरणों का देखें हम चुनाव, तो निश्चित रूप से पिछली बार भी हमारी आपसे जब बात हुई थी तो 53% के आसपास ही जो वोटिंग परसेंटेज था वो 5 बजे तक था जी। तो ये माना जाए कि जो जनता है, जो वोटर है, वो कंसिस्टेंट रही है पिछले 5 चरणों में और लगातार वोट देने आई है। तो 60% के आसपास इस बार भी बैठेगा। आप इसको अगर वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से देखें तो जनता बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं रही, उत्साहित नहीं रही, तो निगेटिव भी नहीं रही है। जनता ने एक संतुलित व्यवहार किया और वोट देने के लिए घर से लोग निकले हैं। अब क्या कारण हुआ कि ये 100% में नहीं तब्दील हुआ, ये तो चुनाव आयोग और जो इस तरह की जो वो हैं जो सर्वे करते हैं वो देखेंगे। लेकिन निश्चित रूप से जनता ने अपनी भूमिका निभाई है और खास तौर पे इस बेल्ट में जहां पर छठवें चरण पे एक से एक दिग्गज नेता और वीआईपीओ का चुनाव स्थान है। मुख्यमंत्री जी खुद अपने गोरखपुर शहर से लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का इस समय जो है वो जो 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो ठीक ठाक है और 60% के आसपास, मतलब प्रथम श्रेणी में वहां के जो मतदाता है वो पास होने जा रहे हैं। वोट किसको देंगे इस पर बहस आगे होगी, लेकिन यह है कि मतदाता घर से निकला है और अपना स्वेच्छा से वोट देने निकला है, ऐसा मेरा आकलन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी खासी पकड़ राजनीति पर इनकी भी है। सर आपका अनुभव इस पर क्या कहेगा, इस पर टिप्पणी चाहूंगी आपकी और इस प्रतिशत को आप किस तरीके से देख रहे हैं। दीपिका जी मुझसे पूछ रही हैं? जी 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 आप ही से। कि मेरे स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी वीरेंद्र जी आप देखिए 5 बजे तक का आंकड़ा हमारे सामने आ चुका है। 53.31% मतदान हुआ है 5 बजे तक का। इस पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या संकेत देते हुए आपको ये प्रतिशत नजर आ रहा है। देखिए ये जो प्रतिशत है ये अभी थोड़ा 1 घंटा और है, ये थोड़ा और बढ़ जाएगा और नॉर्मली जो है 60% के आसपास अगर ये चुनाव में वोटिंग रहती है तो इसको हम ठीक ठाक ही मानते हैं, क्योंकि ये इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम यहाँ लखनऊ में रहते हैं, पश्चिम में, यहाँ भी हमने देखा 60% से थोड़ा सा 60.12 यहाँ पर हुआ और कई हुआ। तो ये देखा जाता है कि ज्यादातर जो है ये कम से कम 60% के आसपास ही रहता है। कहीं पे बिल्कुल एबनॉर्मल हो तो 75 या 70 चला जाता है। अदरवाइज जो है ये 60% जो है, इसका मतलब ये है कि लोग निकले हैं घर के बाहर और उन्होंने अपना वोट डाला है। लेकिन ये है कि उनको अभी भी जनता को जो है थोड़ा और जागरूक होने की जरूरत है और उत्साह से वोट डालने की जरूरत है।
मनीष जी देखिए, आप कुल मिलाकर 5 बजे तक के प्रतिशत की हमने बात कर ली, लेकिन अब देखिए क्योंकि छठा चरण है, खास इसलिए भी हो जाता है कि सूबे के मुखिया गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं वहां से। वहां का प्रतिशत गोरखपुर शहर की बात की जाए तो 51% के करीब रहा है। और इसके अलावा क्योंकि चिल्लू पार की बात करते हैं, चिल्लू पार में 51.50% मतदान हुआ है। इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, गोरखपुर शहर की सीट की अगर बात करें और चिल्लू पार दोनों की बात करें तो दोनों अलग अलग मिजाज के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर सपा का बताया जा रहा है कि सपा के जो विनय शंकर तिवारी हैं, जो बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार उनका उस क्षेत्र में वर्चस्व भी रहा है। यहाँ से योगी जी जो है अपने चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने मैंडेट लेने के लिए खड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जनता जो है वो अपने आप में और ज्यादा, मुझे लग रहा है जो आखिरी का 1 घंटा है वो बाहर निकलेगी और जोरदारी से अपने वोट को डालेगी। अब क्या कारण रहा कि 51% है, 51% आप मतलब इस समय सेकंड वो जो द्वितीय श्रेणी है उसमें पास हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कम से कम 60% जरूरी है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अपने जो संसदीय क्षेत्र है, अपनी जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जिस तरह के कार्य किए और लगातार वहां संपर्क में रहे हैं, वो महंत है वहां के, तो बहुत बड़ा रोल हो जाता है वहां पे वोटर का भी, वो किस तरह से एक रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर अभी 1 घंटे का चुनाव होना है और 1 घंटे में निश्चित रूप से वोटिंग परसेंट बढ़ेगा और ये जो है ये आपका 60 क्रॉस कर जाएगा, ऐसा मेरा आकलन है। और यहाँ पर योगी जी जो है वो निश्चित रूप से सारे जो विरोधी हैं उनको फाइट कर रहे हैं। चिल्लू पार में भी वही स्थिति है, वहां पर विनय शंकर तिवारी वर्सेस ऑल हो रहा है। तो दोनों ही जगह जो है वो एक व्यक्ति लड़ रहा है, ना कि पार्टी लड़ रही है। वहां पर व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा रोल होता है और उसका रिजल्ट हमें अभी 1 घंटे बाद निश्चित रूप से नजर आएगा कि वोटिंग परसेंट बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए अब गोरखपुर की ही बात कर रहे हैं। गोरखपुर में एक तरफ तो चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से सुभावती शुक्ला को टिकट दिया गया है, जो कभी भारतीय जनता पार्टी में थे, निधन हो गया, उनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि सुभावती शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने चुनौती देने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ उतारा, क्या वाकई में चुनौती नजर आई आपको, या फिर जिस तरीके से हमने देखा सुभावती शुक्ला को भावुक होती हुई नजर आई, वोट अपील करती हुई नजर आई, उसका कोई असर आपको नजर आया? एक इमोशनल कार्ड जो हमने देखा, उसका कोई प्रभाव आपने देखा क्या? ठीक है, तो वीरेंद्र जी का हम रुख करेंगे, उनसे एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, यही सवाल आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि एक महिला जो कि गृहिणी है, कोई पॉलिटिकल करियर नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया। आपसे यह भी समझना चाहूंगी कि क्या सुभावती शुक्ला को मुख्यमंत्री के खिलाफ उतारने की मंशा समाजवादी पार्टी की ये रही कि चुनौती बढ़ानी है, या फिर जिस तरीके से हमने देखा कि चुनौती है भी या नहीं? देखिए, इस बार चुनाव में क्या हो रहा है, नैरेटिव सेट करने का काम हो रहा है। चाहे वो अर्पणा यादव हो, चाहे सुभावती शुक्ला हो, उनके जो पति थे वो भाजपा के एक सक्रिय नेता थे, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया वहां पर और पार्टी के बीच में बड़ा अच्छा उनका सम्मान भी था। उपेंद्र शुक्ला जो जिनकी बात हो रही है, वो वहां पर एक कद्दावर नेता थे और सपा ने उस चीज को कैश कराने की कोशिश की। उन्होंने एक प्रतीकात्मक चुनाव लड़ा कि योगी जी के खिलाफ अगर कोई, मान लो आप हमारे खिलाफ कोई कैंडिडेट दे रहे हो तो हम भी आपके खिलाफ दे सकते हैं। नहीं, एक चीज मनीष जी माफी के साथ एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, एक सवाल और है मेरा इस पर। ये चुनौती देने की तो कोशिश की, लेकिन एक और सवाल जहन में उठा कि समाजवादी पार्टी को वाकई में चुनौती देनी थी, या फिर समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिला मजबूत मुख्यमंत्री के खिलाफ उतारने के लिए? अब ये एक अलग आपने बिल्कुल नया एंगल एक निकाला है, ये अच्छा एंगल है बिल्कुल, निश्चित रूप से कि वो भाजपा के ही प्रत्याशी को भाजपा के खिलाफ लड़ा रही, जो बागी प्रत्याशी क्योंकि ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि एंड मोमेंट पे देखिए क्लियर किया गया। नहीं, बिल्कुल रोचक सवाल है ये जो सवाल आपने बहुत ही अच्छा पूछा है। और निश्चित रूप से इस विषय में अगर मान लीजिए हम इस एंगल से भी सोचे कि समाजवादी को प्रत्याशी नहीं मिला तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना होगी वहां पर, क्योंकि आप ये समझिए कि जब निषाद पार्टी का वहां से जब भाई उसके जब चुनाव जीता है वहां पे, तो वो बाद में भाजपा में आ गए निषाद पार्टी के जो थे, और यही हाल इस बार भी रहा है, कई जगहों पे ऐसा उलटफेर हुआ है। तो
निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया है कि अगर आप हमारे तोड़ सकते हो तो हम आपके भी तोड़ के आपके खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। ये एक उन्होंने छोटा सा एक संदेश दिया है। और सुभावती शुक्ला कोई बहुत मजबूत प्रत्याशी इसलिए नहीं है क्योंकि ना उनके खिलाफ मतलब ना उनके साथ कोई सहानुभूति चल रही है और ना ही जनता के बीच में वो कोई बड़ी नेता के रूप में रही है। उपेंद्र शुक्ला कितना प्रभावी होते क्योंकि उपेंद्र शुक्ला भी जो है वो आपके ये जो योगी जी है उन्हीं के साथ में काम कर रहे थे। तो निश्चित रूप से बहुत प्रभाव मुझे नहीं लगता है कि पड़ना चाहिए। बिल्कुल मनीष जी। और देखिए बाई इलेक्शन हुआ था तो उपेंद्र शुक्ला जब प्रत्याशी उनको बताया गया था तो हार गए थे, बनाया गया था जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन इसके अलावा एक बात और आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि ये भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता तय करना है तो उत्तर प्रदेश को आपको फतेह करना पड़ेगा, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को फतेह करना है तो आपको पूर्वांचल को पास करना पड़ेगा। और देखिए पूर्वांचल में ही अब आखिरी चरण है, छठा और सातवां है। लेकिन ऐसे में ये आपसे समझना चाहूंगी कि क्योंकि जब पूर्वांचल ने जिसको अपनाया है वो सत्ता में आया है, बिल्कुल, और ऐसे में छठा चरण आज संपन्न हो गया है, सातवां चरण कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए आपको मैं बताऊं, सातवें चरण की पिछले चुनाव में आपको ले और चलता एक और बात, क्या जो नफा नुकसान हुआ है वो इसी चरणों से होगा? निश्चित रूप से इन चरणों से बहुत बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। मैं ये बता रहा हूं कि 5 चरण एक तरफ है और ये 2 चरण एक तरफ हैं। आप ये 2 चरण जो हैं ये निश्चित रूप से सत्ता की जो क्या तस्वीर होगी वो तय कर देंगे। 7वें चरण का महत्व आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 2017 के जब चुनाव थे, आखिरी समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने संसदीय क्षेत्र काशी में 3 दिनों के लिए रुके और लगातार 3 दिनों तक वो कार्यकर्ताओं से संपर्क करते रहे, प्रचार करते रहे, वो लगातार सड़कों पर निकले और यही उन्होंने अब आगे शुरू किया है। 2 दिन का प्रचार बचा है और अगले 2 दिन जो है प्रधानमंत्री जी वहीं रहेंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि फाइट है। आप पिंडरा का ले लीजिए, मान लीजिए काशी की बात कर लें, काशी के पिंडरा विधानसभा को ले लें तो वहां पर अजय राय लड़ रहे हैं जो अपने आप में एक बहुत उनका एक अलग प्रभाव है। वो प्रधानमंत्री के खिलाफ 2 बार लड़े, उसके पहले लगातार वो उस क्षेत्र से विधायक रहे और इस बार भी कांग्रेस से वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर प्रियंका गांधी भी पहुंच गई है उनके समर्थन में। भाई ममता बनर्जी गई, अखिलेश यादव जी वहां पर लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी वहां पर। वो बिल्कुल एक पूर्वांचल का चुनाव बिल्कुल एक अल्टीमेट चुनाव हो गया है जो पिछले 5 चरणों में हमें नहीं दिखा, वो अब इन 2 चरणों में दिख रहा है। 6वें चरण से उसकी शुरुआत हुई जहां पर योगी जी ने रफ्तार भरी और मोदी जी उस रफ्तार को आगे मंजिल तक ले जाने का वो कर रहे हैं। एक जो लक्ष्य है भाजपा का कि 300 पार सीटें, अब यहां से अगर 300 पार होता है तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होगा बीजेपी के। लेकिन मनीष जी देखिए, अब छठा चरण आज संपन्न हो गया है, इससे पहले 5वें चरण का मतदान हुआ था, तब भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब ये बताइए कि क्या मतदान, क्या ये चुनाव यहीं पर खत्म हो गया है या फिर पिक्चर अभी बाकी है? क्योंकि दावे तमाम किए जा रहे हैं। देखिए आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ, निश्चित रूप से अभी पिक्चर बाकी है क्योंकि आप ये समझिए 6ठे चरण तक जितना जोर लगा है, अकेले 7वें चरण में वो जोर लग रहा है। अगले 2 दिनों में आपको एक से एक नई चीजें देखने को मिलेंगी। रोड शो होंगे, जनसभाएं होंगी, मायावती जी वहां पर हैं, ममता बनर्जी जी वहां पर हैं जिनका उस क्षेत्र कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में प्रियंका वाड्रा वहां पर हैं, प्रधानमंत्री वहां पर हैं, अमित शाह लगातार पिछले 2 दिनों से वहां पर डेरा डाले हुए हैं। तो बनारस या काशी या पूर्वांचल का जो 7वां चरण है, बिल्कुल जो अभेद द्वार है जिसको भेदना है सबको, तो सारे जितने भी प्रमुख 4 राजनीतिक दल हैं उनकी दृष्टि जो है वहीं पर लगी हुई। यहां तक कि आम आदमी पार्टी वहां भी 7वें चरण में अपनी संभावनाएं तलाश रही है। आपने देखा होगा कि एक बार केजरीवाल जी वहां पर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे। तो हर दल ये चाहता है कि एक बार काशी में उसकी उपस्थिति दर्ज हो जाए और काशी का मतलब पूरा पूर्वांचल होता है जहां पर 111 या 12 सीटें हैं। वो गोरखपुर भी आता है, वो बस्ती भी आता है, वो देवरिया भी आता है, सिद्धार्थनगर भी आता है, कुशीनगर भी आता है और काशी भी उसी में शामिल है। जी, वीरेंद्र जी भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी देखिए, अब काशी की बात कर रहे हैं, हालांकि अगला चरण वहीं पर है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि अब बहुकोणीय मुकाबले की तो हम बात करें, लेकिन
अगर बसपा की भूमिका की बात की जाए, अगर मायावती की प्रेजेंट की बात की जाए या फिर कांग्रेस की प्रेजेंस की बात की जाए, तो उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मायावती तो मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आखिरी समय में उन्होंने आगरा से जनसभा की शुरुआत की, उसके बाद अमरोहा पहुंचा सिलसिला, उसके बाद आगे लगातार उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी की मजबूती और बहुजन समाज पार्टी की प्रेजेंस आप किस तरीके से देख रहे हैं? प्रेजेंस है भी या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि मायावती जो है अपने अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पहले जो चरण थे वेस्ट था ये सब, वहां पर उनका ज्यादा वोट नहीं था। इस पूर्वी क्षेत्र में उनका थोड़ा वोट है, इसलिए वो ये कोशिश कर रही है कि उनको कुछ सीटें यहाँ से मिल जाए और उनका अस्तित्व बरकरार रहे। पूरे चुनाव में आप देखिए कि उन्होंने जिस तरह से प्रचार किया है, बहुत ही निराशाजनक। उनका जैसे लगता है कि उनको राजनीति से कुछ विरक्त सी हो गई है और कोई विशेष उन्होंने जो है चुनाव प्रचार नहीं किया अपना। लेकिन वो इस क्षेत्र में आकर के चुनाव प्रचार करने में उन्होंने जो है जोर पकड़ा है, तो उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र में उनका वोट है, कुछ दलित है, कुछ जिससे उनको कुछ सीटें मिल सकती हैं और उनका राजनीति में जो है थोड़ा अस्तित्व बना रहेगा। नहीं, और इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करते हैं, जो कि अलग प्रयोग के साथ हमने देखा कि महिलाओं को आगे लेकर बढ़ी हैं, 40% महिलाओं को टिकट दिया है और महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो निकाला गया। ऐसे में कांग्रेस की प्रेजेंस आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस, साफ बात यह है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, लेकिन वो फिर भी सर्वाइवल के लिए, वो भी अपने सर्वाइवल के लिए चुनाव लड़ रही हैं। और शायद प्रियंका गांधी, मुझे लगता है कि इस चुनाव के बजाय 2024 के चुनाव को देख रही होंगी और कुछ उसके लिए कोशिश कर रही होंगी। इस चुनाव में तो मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ जो है ज्यादा मिलने वाला है यहाँ से। मनीष जी, अब देखिए वाराणसी में अगले चरण में मतदान होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 7वां चरण में हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि यहाँ के सांसद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जनता अतः उन्हें प्रेम करती है। क्या आप मान रहे हैं कि वाकई में चुनौती नहीं है, या फिर इस बार चुनौती बहुत ज्यादा है? प्रधानमंत्री की प्रेजेंस भी वहां पर आप देख रहे होंगे, इससे पहले भी अभी एक दिन पहले ही गए वाराणसी और लोगों से रूबरू हुए थे, अब फिर से जाने वाले हैं वहां पर। उनकी मौजूदगी और बनारस की चुनौती कैसे देख रहे हैं आप? चुनाव चुनौती के बिना पूरा नहीं होता है। और आप देखिए, एक प्रधानमंत्री को आप अलग रख दीजिए और मोदी जी के अंदाज को अलग रख दीजिए। मोदी जी जब वाराणसी जाते हैं तो बिल्कुल वहीं की तरफ फक्कड़ हो जाते हैं, वहां सड़कों पर अचानक निकल पड़ते हैं, लोगों से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, गंगा स्नान के लिए निकल पड़ते हैं, लोगों से बातचीत करने लगते हैं। वो किसी भी समय किसी भी मुद्रा में आ सकते हैं, तो निश्चित रूप से वहां एक आकर्षण का केंद्र जो है वो हमेशा रहते हैं। और ये उनकी जो उपस्थिति है वो आप एक प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल है और एक जो लोकप्रिय नेता के प्रोटोकॉल है, उसको बिल्कुल अलग अलग दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से गेम चेंजर वो अंत में साबित होते हैं। वहां पर कल और परसों यानी 4 और 5 को प्रधानमंत्री रहेंगे। लड़ाई बड़ी, कई सीटों पर लड़ाई बड़ी करीबी है। पिंडरा में हो गई, आपकी रोहनिया में हो गई, जो बनारस की अपनी जिले की जो सीटें हैं वहां पर मुकाबला काफी कड़ा है और जनता जो है वो बटी हुई है। अभी भी किसको ओर जाए ये क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आपने देखा होगा अखिलेश यादव की चुनाव में भी बहुत भीड़ हुई। आज मायावती जी की सभा थी वाराणसी मंडल में, बड़ी जबरदस्त भीड़ हुई। आप देखेंगे अंबेडकर नगर, मायावती जी का जिक्र करें तो अंबेडकर नगर में आज सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, जो बसपा का गढ़ माना जाता है। तो ये एक बसपा का अंडर करंट है और वहां पर मोदी जी की उपस्थिति जो है बिल्कुल वो लास्ट बॉल पे सिक्सर मारने वाली, जो जैसा कि जो अपने मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि हम 6ठे और 7वें चरण में छक्का मारने के लिए यहाँ पर आए हैं और 300 सीटें जीत कर जाएंगे। तो भाजपा वही संदेश पिछली बार की तरह देना चाहती 2017 के चुनाव में, जब मोदी जी वहां पर मौजूद थे और एकदम से भाई वहां पर भी कहा जा रहा था कि बहुत करीबी लड़ाई है, बहुत एकदम से मजबूत लड़ाई लड़ रहा है विपक्ष। लेकिन इस बार तो विपक्ष और भी बटा हुआ है। पिछली बार जो है आपका सपा और कांग्रेस दोनों एक उसमें थे 2017 के चुनाव में, और उन्होंने बड़ी मजबूती से, और कांग्रेस का गढ़ रहा है
बनारस जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस को वहां पे कमजोर होके नहीं देखा जा सकता है। कांग्रेस लगातार वहां से 2012 तक जीतती आई है, कई सीटों पर जीतती आई है। बीजेपी 2012 के चुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी वहां केवल 3 सीटें जीती थी, बसपा 2 सीटों पर जीती थी। तो निश्चित रूप से वहां पर सबका अपना अपना एक काडर है, अपना अपना वोट बैंक है। किस तरह से कौन किसको रिझा पाता है, ये बात अलग है कि 2014 से लेकर 2019 के जो चुनाव हुए उनमें एकदम से मोदी लहर चली, जहां पर सारे जो हैं आपके जाति बंधन टूट गए, धर्म के बंधन टूट गए और एक बनारस ने मोदी को आत्मसात किया। इस बार तो बनारस में बहुत बड़ा मोदी जी ने काम किया है। अगर आप बनारस की भावना से देखें या विश्व में जो एक पर्यटन का लिहाज है उससे देखें या सांस्कृतिक राजवाद के लिहाज से देखें। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन की बात कर रहे हैं, जहां तक मेरे समझ में आ रहा है। वीरेंद्र जी वीरेंद्र जी देखिए, अब ये आपसे समझना चाहूंगी कि अब आगे का, क्योंकि अंतिम छोर पर है उत्तर प्रदेश का चुनाव, अब एक चरण बाकी रह गया है, छठा चरण भी संपन्न हो चुका है। इस 7वें चरण को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कितना यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है आखिरी चरण में? देखिए दीपिका जी, बात यह है कि अब वोटर अपना मन बना चुका है, सबका माइंड सेट हो चुका है, कोई बहुत ज्यादा फेरबदल होने वाला नहीं है। लोग अपोजिशन बहुत ज्यादा कोशिश कुछ भी कर रहे, क्योंकि काशी में तो एक तरह से बिल्कुल क्रांतिकारी विकास हुआ है। वहां पर जिस तरह से मंदिर का उन्होंने वो जीर्णोद्धार किया है और जिस तरह से काशी नगरी का जो है वो जीर्णोद्धार किया है, वो वास्तव में एक एग्जाम्पलरी चीज है। और उसके साथ साथ जो है तमाम आसपास के जिलों को भी उन्होंने प्रभावित किया है। और ये 7वां चरण जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का भी सवाल इसमें है, इसलिए प्रधानमंत्री का आना वहां पर स्वाभाविक है। और सब मेरा बिल्कुल वीरेंद्र जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, बिल्कुल प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा की आपने बात की। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उनका भी प्रभाव पूर्वांचल में है, और अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वाराणसी से सांसद है, उनका भी प्रभाव पूर्वांचल में है। ऐसे में इम्तिहान किसका है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इम्तिहान है ये, या फिर प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का इम्तिहान है ये? उससे अगर आप पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि इसमें मोदी जी का इम्तिहान ज्यादा है, क्योंकि उनके बनारस से वो एमपी हैं और बनारस से लगे हुए और क्षेत्र जो हैं उनके इस प्रभाव में आते हैं, तो इसलिए उनका तो योगी का इम्तिहान तो ही है ही, लेकिन उससे बड़ा जो है यहाँ पर जो है मोदी का इम्तिहान है। बिल्कुल मनीष जी, अब एक और सवाल आपसे कि देखिए, जैसे कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का आप जिक्र कर रहे थे, ऐसे में आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब जब पूर्वांचल की बात आती है तो जातिगत फैक्टर सबसे ऊपर रहता है, चाहे मुद्दे तमाम हो। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि धाम का जब उद्घाटन हुआ था, इतना भव्य तरीके से उद्घाटन किया गया था कि ये कोशिश की गई थी कि जब चुनाव आए तो जनता के जहन में ये रहे। तो क्या वाकई में ये जनता के जहन में नजर आया? और ये जो तमाम मुद्दे रहते हैं उसमें ये भी शामिल है जो धाम का उद्घाटन किया गया, और साथ ही साथ जो लगातार विकास वाराणसी में किया गया? देखिए, जो अपना धार्मिक प्राइड है या धार्मिक जो एक गौरव की बात मनीष जी, मैं चाहूंगी संक्षेप में प्लीज आंसर करिएगा। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से विश्वनाथ कॉरिडोर जो है वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये एक भावना से जुड़ा मुद्दा है और भाजपा इसी को कैच करा रही, चाहे राम मंदिर हो, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो या बाद में मथुरा की बात हो। तो भाजपा अपने स्टैंड पे क्लियर है और उसने जो है कोरोना काल में जो गरीबों की एक वो किया, राशन बांटने का काम किया है, तो एक जो जाति बंधन है उसको भी तोड़ने का काम किया है। पिछले 2 सालों में जाति बंधन टूटे हैं, तो इसका भी प्रभाव आपको, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से जो विकास किया गया, जातिगत फैक्टर के अलावा विकास भी अहम मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, और ये सब बताने के लिए कि इस बार का जो मतदान प्रतिशत सामने आया है वो क्या बयां कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब छठे चरण का मतदान संपन्न और अब आखिरी चरण की बारी है, और इसके बाद जब 10 मार्च को पिटारा खुलेगा ईवीएम का, तो पता चलेगा कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का सरताज। इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।